सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वांग लिन और सीतोनन ये दोनों मिलकर सुजाकू प्लेनेट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और दोनों ही साथ मिलकर अपने नए सफर की शुरुआत कर देते हैं, जहाँ पर ये लोग सबसे पहले एक ट्रेड प्लेनेट पर जाते हैं, जहाँ पे सीतोनन सबसे पहले जाते साथ ही डाका डाल देता है और यहाँ पर काम की चीज उठाने के बाद दोनों ही वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ सीतोनन यहाँ पर वांग लिन को बहुत सी ट्रेनिंग्स भी देता है ताकि तियानियन प्लेनेट पर उसे अच्छी खासी हेल्प मिल जाए, जिनमें से जो सबसे स्पेशल थी वो यहाँ पर सीतोनन की 3 सबसे पावरफुल टेक्निक जो कि अटैक में बहुत ही ज्यादा काम आता है, वांग लिन को वो यहाँ पर तीनों टेक्निक सिखा देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सीतोनन का डेस्टिनेशन आ जाता है और यहाँ पर वो वांग लिन को फेयरवेल कहते हुए उससे कहता है कि अपना खास ख्याल रखना और अगर कभी भी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जिसके बाद सीतोनन अपने रास्ते निकल जाते हैं और उन्हें जाता हुआ देखकर वांग लिन बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सीतोनन के आगे झुकते हुए कहने लगता है कि मैं वांग लिन जो कि आज तक हेवन एंड अर्थ के आगे नहीं झुका, न ही किसी डीमन या किसी मॉन्स्टर के आगे। मैंने आज तक बस अपने पेरेंट्स को ही रिस्पेक्ट दिया है और उन्हीं के आगे झुका हूँ और मैं वांग लिन आज उन्हीं की जितनी रिस्पेक्ट आपको भी देता हूँ। जिसके बाद वांग लिन झुक कर कहने लगता है कि सितू प्लीज अपना वहाँ पे बहुत सा ख्याल रखना। वहीं दूसरी तरफ हम सीतोनन को देखते हैं जहाँ पर वो वांग लिन की ये बात सुन लेता है और स्माइल करता है। और अब आगे से होमीज हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम वांग लिन को देखते हैं जो कि 1 साल तक और ट्रेवल करता रहता है। साथ ही वो यहाँ पर फाइनली तियानियन प्लेनेट के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसके आसपास 5 बड़े बड़े प्लेनेट्स और नजर आ रहे थे। यहाँ पर तियानियन प्लेनेट को देखते साथ ही वांग लिन कहने लगता है कि वाकई में सुजाकू प्लेनेट इसके आगे कुछ भी नहीं। यहाँ पर आते साथ ही वांग लिन को बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी की फील होती है और तभी उसे ऑल सीर की कही बात भी याद आती है जहाँ पर इसने कहा था कि सुजाकू प्लेनेट एक वेस्ट प्लेनेट है। और अब यहाँ पर आकर वांग लिन को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। जिसके बाद वांग लिन मन में कहता है कि मुझे यकीन है कि यहाँ पर बहुत से पावरफुल कल्टिवेटर्स रहते होंगे और जिसका मतलब ये है कि अगर इन लोगों को मेरी एंशिएंट गॉड बॉडी का पता चल गया तो ये लोग मेरे पीछे हाथ धोके पड़ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी को दूर किसी प्लेनेट पर छुपा दूं। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अपने ओरिजिनल बॉडी को खुद से अलग करता है और यहाँ पर उसकी ओरिजिनल बॉडी दूर एक प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाती है। जिसके बाद वांग लिन अपने स्टार कंपास पे बैठकर सीधा तियानियन प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसका पाला एक बहुत ही घने और ग्रे कलर की फॉग से होता है। और यहाँ पर आते साथ ही वांग लिन फील कर पाता है कि इन फॉग के अंदर उसे हल्की सी पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का हिंट मिल रहा है और जिसका मतलब ये कि अगर कोई यहाँ पर फोर्सफुली एंटर होने की कोशिश करेगा तो पक्का ये सारी गैस उस पर अटैक जरूर कर देंगी। इसी दौरान यहाँ पर इस फॉग के बीच में से हम एक पर्सन को अपीयर होता हुआ देखते हैं जो कि यहाँ का गार्डियन है और वांग लिन उन्हें देखते साथ ही कहने लगता है कि मुझे सीनियर तियानियन जी से मिलना है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो जो गार्डियन होता है वो अपनी एक उंगली से ही उस फॉग के अंदर एक अटैक करते हुए एक रास्ता बना देता है और यहाँ पे वांग लिन से कहता है कि जाओ आगे बढ़ो क्योंकि हमारे एंसेस्टर तुम्हारा एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद वो वांग लिन के लिए यहाँ पर एक फ्लाइंग स्वॉर्ड को ले आते हैं जहाँ पर वांग लिन उसमें सवार होकर आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे वांग लिन अपने मन में कहने लगता है कि मैंने कभी भी किसी को भी ये नहीं बताया कि मेरा अगला डेस्टिनेशन तियानियन प्लेनेट होगा और कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो सीनियर तियानियन जी है उनके पास फ्यूचर देखने की कोई एबिलिटी है, वरना इतना सटीक वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं कि फाइनली वांग लिन तियानियन प्लेनेट में एंटर हो जाता है और सीधा हेवनली फेट सेक्ट के सामने आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं सुजाकू स्टार से आया वांग लिन हूँ जो कि सीनियर तियानियन जी से मिलना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन के ऊपर कुछ लोग नजर रखे हुए थे जिनमें से एक बंदा उसे देखता साथ ही कहता है कि मास्टर ये डिसाइपल दिखने में तो आम डिसाइपल जैसा ही है, तो आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम ज़ाओ जिंगशा है कि तभी यहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ मैंने पास्ट में इससे मुलाकात की थी और तब मैं इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, इसी वजह से मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि मैं 100 सालों के लिए तुम्हें अपना डिसाइपल बनाऊंगा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम वक्त में इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे तुम समझ गए होगे कि ये कौन है। जी हाँ, ये है सीनियर ऑल सीर यानी कि तियानियन जी।
यहाँ पे हम देखते हैं कि सीनियर और सीर के दोनों डिसाइपल्स उनकी बात बहुत ही गौर से सुन रहे थे कि तभी उनमें से एक, जिसका नाम जाओ जिंशा है, वो अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मास्टर, अगर आपने इसे चुना है तो इसमें कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। जिसके बाद मास्टर कहने लगता है कि अगर ये अपने तीनों टेस्ट को पास कर लेता है तो इससे सीधा पर्पल पवेलियन में ले जाना है। इसी के साथ सीनियर और सीर यहाँ से चले जाते हैं कि यहाँ पर हम दूसरे बंदे, जिसका नाम जो वैन है, वो यहाँ पर कहने लगता है कि एक ऐसा बंदा जो कि एक कबाड़ प्लेनेट से उठ के आ गया और वो यहाँ पर आकर मास्टर की ट्रू टेक्निक्स को भी सीखना चाहता है, मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। जिस पर जाओ जिंशा कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मास्टर जो है उन्हें टैलेंट की बहुत ही ज्यादा कदर होती है, तो उसके अंदर उन्होंने कोई तो बात जरूर देखी होगी, और अगर इस वांगलिन नाम के बंदे के अंदर सच में कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात होगी तो मुझे यकीन है कि मास्टर इसे अपना डिसाइपल बना लेगा और साथ ही ये ट्रू डिसाइपल भी बन सकता है। और मुझे लगता है कि मास्टर उसे इसीलिए यहाँ पर ले आए हैं और अब लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे पर्पल पवेलियन में बहुत कुछ बदलने वाला है। इसी के साथ हम वापस से वांगलिन को देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने एक वॉइस आती है और जो कि वांगलिन से कहने लगता है कि अगर तुम हमारे मास्टर यानी कि मास्टर तियानयुनजी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें पहले 3 टेस्ट को पार करने होंगे, तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो? इसी दौरान वांगलिन के सामने एक ओवल शेप का एनर्जी पोर्टल भी बन जाता है और वांगलिन उसे टच करते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद वांगलिन जैसे ही उसे टच करता है तो वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि वांगलिन का जो फर्स्ट टेस्ट है वो ह्यूमन रियलम में लिया जा रहा है और यहाँ पर चारों तरफ फॉग ही थी। साथ ही यहाँ पर वो वॉइस उसे बताने लगती है कि तुम्हारा जो पहला टेस्ट होगा वो तुम्हारे दाव हार्ट का होगा, उम्मीद करते हैं कि तुम इसमें कामयाब जरूर होगे। इसी के साथ वांगलिन का टेस्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने एक लड़की आती है, जिसे देखकर वांगलिन हैरान हो जाता है और वो वानियर कह के आवाज देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वानियर बिल्कुल धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है और यहाँ पर उसे देखते साथ ही वांगलिन समझ जाता है कि शायद ये सब कुछ दाव हार्ट का ही एक इल्यूजन है और जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा मिस करते हो उसी का इल्यूजन आपको नजर आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वानियर धीरे से उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगती है और वांगलिन भी बिना कुछ कहे उसे फॉलो करने लगता है। इसी दौरान हम यहाँ पर बाहर जो जिंशा और यहाँ पर उस दूसरे बंदे को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि ये टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान है, तुम्हें बस फोर्सफुली इस इल्यूजन को तोड़ के यहाँ से एस्केप करना है। इसी के साथ यहाँ पे ये बंदा आगे कहने लगता है कि ये काम तो सच में बहुत ही ज्यादा आसान है, तो आखिर ये इतना वक्त क्यों लगा रहा है? पर फर्स्ट ब्रदर, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको पता है कि जब ब्रदर सनीयुन का यहाँ पे टेस्ट चल रहा था तो आखिर उसने क्या चुना? यहाँ पर सनीयुन का नाम सुनते साथ ही वो गुस्से से तिलमिलाने लगता है और वो यहाँ पर अपने पावर का ऑरा रिलीज करते हुए कहने लगता है कि आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ। आखिरकार आगे चलकर वो हमारे इस हेवनली फेट सेक्ट का 7वां ट्रू डिसाइपल बना था, एक ऐसा जीनियस जो कि अचानक से यहाँ पे अपीयर हो गया, सारे लोगों में उसी के चर्चे होने लगे। आखिर मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? उसने अपने दाव हार्ट के टेस्ट को समझा, ना कि बाकियों की तरह फोर्सफुली ब्रेक थ्रू किया। इसी के साथ हम वापस से वांगलिन को देखते हैं, जहाँ पर वो ली मुआन के साथ चलते चलते वक्त गुजारता जाता है और फिर एक ऐसे डोर के पास पहुंच जाता है जहाँ से ली मुआन गायब हो जाती है। यहाँ पर वांगलिन कंफ्यूज तो था, लेकिन उसे ली मुआन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिन अभी जिस रियलम में था यानी कि ह्यूमन रियलम, वहाँ पर वो चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर पहाड़, नदी, झरने सब कुछ था। जितने हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ पर इस जगह का हिस्सा बन जाता है और वो खुद को एक यंगर वर्जन में पाता है, जहाँ पर वो वुड कार्विंग सीख रहा था कि तभी यहाँ पर उसका फादर आकर कहने लगता है कि आज तुम्हारे पेरेंट्स माउंटेन की ऊंचाई पे जा रहे हैं। जिसमें वांगलिन उनसे कहने लगता है कि क्या आप दोनों का ऐसे अकेले जाना ठीक होगा? जिस पे उसकी मदर कहती है कि चिंता मत करो, हमारे साथ बाकी के गाँव वाले भी जा रहे हैं, तो तुम चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक होंगे। कि तभी यहाँ पर उसका फादर उसके करीब आते हुए कहने लगता है कि वैसे इस खाली वक्त में तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होगा। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर किस चीज को इस लकड़ी में उतारने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ पर वांगलिन जैसे ही ये सुनता है तो वो लकड़ी के उस टुकड़े को देखकर कहने लगता है कि वो मैं। कि तभी हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ पर हिचकिचाने लगता है और उसे याद ही नहीं आता कि आखिर वो बना क्या रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि दिन रात गुजरने लगते हैं और यहाँ पर वांगलिन कंफ्यूज हो जाता है और वो बार बार बस यही कहने लगता है कि मुझे बस इतना पता है कि मैं यहाँ पर जिस चीज को इस लकड़ी में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऐसा पर्सन जिसे मैं कभी भी नहीं भूलना चाहता। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन फ्रस्ट्रेट होने लगता है और दिन रात बहुत तेजी से गुजरने लगते हैं कि तभी अगले ही पल उसे चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और वो पाता है कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, जिससे वांगलिन बहुत बुरी तरीके से टूटने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। यहाँ पर वांगलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी रीइंकार्नेशन साइकिल दोबारा से घूमती है और यहाँ पर वांगलिन दोबारा से वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से उसने
शुरुआत किया था। यहाँ पर वांग लिन बार बार इस चीज को रिपीट करता है और वो समझ जाता है कि ये लाइफ साइकिल है जो कि हर एक पर्सन से जुड़ा हुआ है, और वांग लिन बार बार इस साइकिल को फेस कर रहा था। और वांग लिन अच्छे से समझ चुका था कि ये एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। कि तभी यहाँ पर एक वॉइस आती है जो कि वांग लिन से कहती है कि तुम जब समझ गए हो कि ये एक इल्यूजन है जो कि बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, बार बार तुम्हारी लाइफ को रिपीट कर रहा है, तो अनहे जो कि बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, बार बार तुम्हारी लाइफ को रिपीट कर रहा है, तो आखिर तुम इससे ब्रेक थ्रू क्यों नहीं करती? तुम्हारे आंखों के सामने ये रीइंकार्नेशन साइकिल 8000 बार घूम चुका है, हर बार सेम चीज ही तुम देख रहे हो, तो आखिर तुम इससे बाहर क्यों नहीं निकल रही? क्या तुम इसे अभी और आगे कंटिन्यू करना चाहती हो? जिस पर वांग लिन हाँ में जवाब देता है, वापस से उस वुड को कार्व करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम दूर कहीं सीनियर और सीर को देखते हैं जहाँ पर वो भी वांग लिन पर नजर रखे हुए थे, और वो कहने लगते हैं कि ये बच्चा सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैंने इन टेस्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, अपना बहुत सा नॉलेज इसमें इन्वेस्ट किया है, और सिर्फ समझदार और जो वर्दी डिसाइपल्स है उन्हीं को ये समझ में आएगा कि ये टेस्ट असल में एक अपॉर्चुनिटी है। जितना ज्यादा तुम इसमें वक्त बिताओगे उतना ज्यादा तुम इसके बारे में जानते जाओगे, और सीखना हमेशा फायदेमंद होता है। जितना ज्यादा तुम इसमें टाइम बिताओगे उतना ज्यादा तुम्हें दाव हार्ट की अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। इस दौरान हम यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर यानी कि ज़ाओ जिंगशा और पास में उस बंदे को देखते हैं जहाँ पर दोनों बैठकर वांग लिन को ही देख रहे थे। कि तभी ज़ाओ जिंगशा कहने लगता है कि इवन की जो 7th ब्रदर यानी कि सनीउन था, उसने भी यहाँ पर बस 67 दिन ही बिताए थे, तो आखिर ये इतने लंबे वक्त तक यहाँ पर सरवाइव कैसे कर सकता है? क्या इसका दिमाग नहीं घूम रहा एक ही इल्यूजन को बार बार देख देख के? यहाँ पर ज़ाओ जिंगशा को जलन होने लगती है। कि तभी यहाँ पर वो जो दूसरा बंदा था वो कहने लगता है कि फर्स्ट ब्रदर हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हम इस लड़के को यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने नहीं दे सकते। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन के उस इल्यूजनरी वाले वर्ल्ड में बहुत सा अटैक हो जाता है। यहाँ पर वांग लिन समझ आता है कि किसी बाहरी इंसान ने उसके इस टेस्ट में दखल अंदाजी करने की कोशिश की है, जिसके बाद वांग लिन यहाँ पर अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए जहाँ से ये अटैक हो रहे थे उसी डायरेक्शन में अटैक करते हुए कहता है कि ये मेरा टेस्ट है, तो बेहतर यही होगा कि तुम जो कोई भी हो इससे दूर रहो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी पावर से हर एक चीज को दोबारा से नॉर्मल कर देता है, और ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है, जिसके साथ ही वांग लिन ने यहाँ पर अपने वुड कार्विंग्स को भी कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पर वो एंड में एक बहुत ही सुंदर सी लेडी का फिगर बनाता है जो कि और किसी की नहीं बल्कि ली मोवान यानी कि 1 ईयर की होती है। इसी के साथ वांग लिन का यहाँ पर दाव हार्ट वाला जो टेस्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो जो पहला कदम अपना लेता है तो तब वो एक यंगर वर्जन वाला वांग लिन, पर जैसे ही वो दूसरा कदम लेता है वो एक कंप्लीट मैन बन जाता है और अपने करंट वर्जन में आ जाता है। इसी के साथ वांग लिन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि बिना 100 साइकिल के कोई भी दाव को समझ नहीं सकता, बिना 1000 साल के कल्टीवेशन के कोई भी दाव हार्ट को सीख नहीं सकता, और हम इसे फोर्सफुली तो कभी भी अचीव नहीं कर सकते। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अपने अर्थ ट्रायल के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे चारों तरफ लावा जैसा माहौल था, और वांग लिन एक चट्टान के ऊपर खुद को पाता है, जहाँ पर वही वॉइस दोबारा से वांग लिन को सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो खुद को बताता है कि मैं इस अर्थ ट्रायल का 10वां गार्डियन हूँ, और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली उस पे अटैक करके इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर वांग लिन जानता था कि यहाँ पर ये जो 3 टेस्ट हो रहे हैं इसमें फर्स्ट टेस्ट उसके दाव हार्ट का था, दूसरा उसके कल्टीवेशन का होगा और तीसरा उसके डोमेन का, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस अर्थ रियलम में जो उसका कल्टीवेशन का टेस्ट होगा वो आखिर किस टाइप का होगा। इसी के साथ वांग लिन समझ आता है कि यहाँ पर जैसे उसके फर्स्ट टेस्ट को कोई ऑब्जर्व कर रहा था और उसी बंदे ने यहाँ पर वांग लिन पे अटैक किया था, तो हो सकता है कि वो इस टेस्ट में भी इंटरफेयर करने की कोशिश करे। इसी वजह से वांग लिन यहाँ पर इमीडिएटली कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ। जो देखते साथ ही यहाँ पर हम बाहर उसी बंदे को देखते हैं जहाँ पर वो वांग लिन से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम चालाक हो, वरना अगर तुम थोड़ी सी और देर करते और आगे बढ़ते तो मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें और बढ़ा देता। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट ब्रदर आ जाता है, आते साथ ही वो यहाँ पर उस बंदे को बताने लगता है कि मास्टर ने ऑर्डर दे दिया है, जो सुनकर यहाँ पर ये बंदा भी हैरान हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने 3rd टेस्ट के लिए आगे बढ़ जाता है, जो कि हेवन रियलम में हो रहा था। यहाँ पर वांग लिन आते साथ ही देखता है कि उसके सामने हेवन गेट मौजूद होता है, जहाँ पर से एक वॉइस आती है जो कि वांग लिन को बताने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे डोमेन का टेस्ट होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पर वो उसके पावर को समझने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे बहुत सा दिन बीत जाता और वांग लिन को पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर वांग लिन एक बात समझ चुका था कि असल में ये जो तीनों टेस्ट है ये किसी अपॉर्चुनिटी की तरह है, और यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं, और यहाँ पर आप जितना वक्त बिताओगे उतना ज्यादा इसके बारे में जान जाओगे और उतनी ही ज्यादा आपकी नॉलेज और आपकी पावर इंक्रीज होती जाएगी। इसी वजह से वांग लिन जैसे ये कॉन्सेप्शन समझ जाता है वो इमीडिएटली अपने 3rd टेस्ट से भी गिव अप कर देता है। ऐसा करते ही वांग लिन वापस से वहीं पहुंच
पहुंच जाता है जहाँ पर से उसने सब कुछ शुरू किया था। इसी के साथ यहाँ पर एक पर्पल रॉब में उसके सामने बंदा आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ज़ाओ जिंगशा है, और वो वांग लिन को बताने लगता है कि तुम मुझे सीनियर ब्रदर बुला सकते हो और मैं यहाँ से तुम्हें सीधा पर्पल डिवीजन के पर्पल पवेलियन की तरफ ले जाऊंगा, और मास्टर का कहना है कि तुम टेम्पररी वहाँ पे रह सकते हो। इसी के साथ वांग लिन उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। रास्ते में उससे पूछने लगता है कि सीनियर ब्रदर एक बात बताइए कि आखिर मास्टर तियान युनजी के कितने डिसाइपल हैं, जिस पर ज़ाओ जिंगशा बताने लगता है कि मास्टर के जितने भी डिसाइपल्स हैं उन्हें 7 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, और जैसा कि तुम देख सकते हो मैं पर्पल डिवीजन से बिलोंग करता हूँ, और अगर सारे डिविजन्स के ही डिसाइपल्स को मिला लिया जाए तो मास्टर के बहुत डिसाइपल्स हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर वांग लिन को पर्पल डिवीजन के टावर के पास ले आता है और कहने लगता है कि ये हमारा पर्पल डिवीजन है, और तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर सारे डिविजन्स में हमारा पर्पल डिवीजन सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है, और ऐसा क्यों है ये तुम्हें कुछ वक्त बाद पता चल जाएगा। इसी के साथ वो यहाँ पर वेस्ट की लोकेशन दिखाते हुए बताने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम्हें वेस्ट के डायरेक्शन में यहाँ से सीधा चले जाना है, वहीं पर तुम्हें हमारा पर्पल पवेलियन भी मिल जाएगा। इसी के साथ वांग लिन वहाँ से रवाना हो जाता है और अब यहाँ पर वो सीधा पर्पल फॉरबिडन पवेलियन के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इमीडिएटली उस पर्पल फॉरबिडन पवेलियन के सामने एक लड़की अपीयर होती है जो कि वांग लिन को आगे आने से रोक देती है, जिसे देखकर वांग लिन अपने इंट्रोडक्शन देता है, और जैसे ही वो यहाँ पर बताने लगता है कि यहाँ पर खुद मुझे मास्टर ने टेम्पररी यहाँ पर रहने के लिए कहा है, तो वो लड़की भड़क जाती है और कहती है यहाँ से 50 किलोमीटर के दायरे तक तुम मुझे दिखना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वांग लिन को गुस्सा आता है, लेकिन वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसी वजह से यहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही वो लड़की अपने मन में कहती है कि सीनियर ब्रदर मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर एक ना एक दिन वापस जरूर आएंगे, पर आपको आने में बहुत टाइम लग रहा है और अब आपका पवेलियन खतरे में है, पर सीनियर ब्रदर सन युन चिंता मत कीजिए, जब तक आपकी जूनियर सिस्टर यहाँ पर है मैं आपकी जगह किसी को भी लेने नहीं दूंगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो 50 किलोमीटर दूर जाकर एक गुफा को अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड की मदद से बना लेता है और उसके अंदर जाकर रहने लगता है। साथ ही यहाँ पर वांग लिन भी समझ चुका था कि यहाँ पर तियान युनजी उसे टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब उसके टेस्ट चल रहे थे वहाँ पर किसी ने दखल अंदाजी करने की कोशिश की, और अब जब वो पवेलियन में पहुंच गया तो यहाँ पर भी लोग उसे आने नहीं दे रहे हैं। और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि सीनियर तियान युनजी ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, और जिसका बस यही मतलब निकलता है कि वो यहाँ पर मेरा टेस्ट ले रहे हैं। इसी के साथ वांग लिन कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उसे बाहर से किसी की आवाज आती है जो कि वांग लिन से कहता है कि आखिर बिना एल्डर की परमिशन की किसकी इतनी हिम्मत होगी जो कि यहाँ पर गुफा बनाकर डेरा डाल के बैठा हुआ है। जो सुनकर वांग लिन बाहर आता है और उसके सामने वही लड़की होती है, और साथ में यहाँ पर 2 लोग भी होते हैं, जिनमें से एक मोटा बंदा आगे आते हुए कहता है कि हम पर्पल डिवीजन के डिसिप्लिनरी डिसाइपल्स हैं और यहाँ पर हमें तुम्हारे बारे में शिकायत मिली है, जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि अगर तुमने इमीडिएटली इस केव को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो तुम्हें हमेशा के लिए इस सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही वांग लिन अपना हाथ ऊपर करता है और सेकंड्स में उस पूरी केव को डिस्ट्रॉय कर देता है, कि तभी दूसरा बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है कि इस केव को डिस्ट्रॉय करना इनफ नहीं है, तुमने फिर भी यहाँ के रूल को तो तोड़ा है, तो तुम्हें हमारे साथ सेक्ट में वापस जाना होगा, जहाँ पर हम तुम्हारी जांच पड़ताल करेंगे और तुम पे कार्रवाई भी की जाएगी। अब गाइस तुम्हें पता है कि वांग लिन से इतना सब कुछ सुना नहीं जाता, इज्जत वो उतनी देता है जितना सामने वाला डिजर्व करता है। बस फिर क्या, यहाँ पर वांग लिन निकालता है अपना सोल लैशर और घुमा के इस पे चला देता है, जिसके बाद इस बंदे की बॉडी चट्टान से जा टकराती है और उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, और इमीडिएटली वांग लिन 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी बाहर निकालता है और कहने लगता है कि माफ करना पर तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया, और फिर वो इमीडिएटली उसकी सोल को अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग में ट्रैप कर लेता है। मैं वांग लिन बस यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था, लेकिन लगता है कि यहाँ पर मुझे सुकून से कोई भी कल्टीवेट करने नहीं देगा। जो देखकर यहाँ पर वो जो लड़की थी वो कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने डिसिप्लिनरी डिसाइपल पर अटैक किया, कि तभी दूसरा बंदा भी उस पर अटैक करता है, लेकिन वांग लिन उसे जरा भी भाव नहीं देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा अपने एक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जिसके मल्टीपल क्लोन्स बनाकर वांग लिन पे अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे मैदान में आता है अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड यानी कि शू ली ग्यू, और भाई उसके नेक के पास जाकर रुक जाता है। इसके बाद उस सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर शू ली ग्यू कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है, चुपचाप यहाँ खड़े रहो वरना तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर वांग लिन की पावर का नमूना देखते साथ ही वो लड़की भागने की कोशिश करती है, पर वांग लिन उसे पकड़ के उसे हवा में ही चेन से बांध कर लटका देता है। इसी के साथ यहाँ पे वांग लिन दूसरे बंदे से पूछता है कि बताओ आखिर ये पर्पल डिवीजन का क्या रहस्य है, जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा जो कि इस वक्त मरता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन में था, वो सब कुछ वांग लिन को बताना शुरू कर देता है और बताता है कि आज से 1000 साल पहले पर्पल डिवीजन में एक जीनियस अपीयर हुआ जिसका नाम सन युन था, और वो 100 साल पहले ट्रू डिसाइपल भी बना था
था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने हमारे सेक्ट को बिट्रे कर दिया, जिसके बाद पर्पल डिवीजन का जो पर्पल पवेलियन है वो खाली हो गया। यानी कि पर्पल डिवीजन के पास अपना कोई भी ट्रू डिसाइपल नहीं था। यहाँ पर ये सुनकर वांग लिन कहता है कि आखिर सनियन से मेरा क्या लेना देना, जिस पर यहाँ पे वो बंदा बताता है कि कुछ खास नहीं, लेकिन तियानियन सेक्ट में 7 डिवीजन है और हर एक डिवीजन का अपना एक ट्रू डिसाइपल हो सकता है और मास्टर के टोटल 7 ट्रू डिसाइपल्स हैं और इन्हीं 7 हो गया। यानी कि पर्पल डिवीजन के पास अपना कोई भी ट्रू डिसाइपल नहीं था। यहाँ पर ये सुनकर वांग लिन कहता है कि आखिर सनियन से मेरा क्या लेना देना, जिस पर यहाँ पे वो बंदा बताता है कि कुछ खास नहीं, लेकिन तियानियन सेक्ट में 7 डिवीजन है और हर एक डिवीजन का अपना एक ट्रू डिसाइपल हो सकता है और मास्टर के टोटल 7 ट्रू डिसाइपल्स हैं और इन्हीं 7 ट्रू डिसाइपल को सन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। और सनियन के जाने के बाद हमारे मास्टर 100 साल पहले यहाँ पर अपीयर हुए थे और उन्होंने कहा था कि उनका 7वां ट्रू डिसाइपल बहुत ही जल्द आने वाला है। बस इसी वजह से तुम समझ सकते हो। यहाँ पर वांग लिन कहने लगता है कि अब मैं सब कुछ समझ गया। यहाँ पर वो दूसरा बंदा कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब मुझे जाने दो। जो सुनते ही वांग लिन उसे एक किलिंग लुक देता है और सेकंड्स में ही शू लेगी उसका काम तमाम कर देता है, जिसके बाद वो उसकी सोल को अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग में रख लेता है और कहने लगता है कि शांति किसी को भी हजम नहीं होती, मतलब कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। चलो इन्हें जरा बताते हैं कि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि जिसे कोई भी बुली कर सकता है। जिसके बाद वांग लिन उस स्पिरिचुअल चेन को पकड़कर उस लड़की को घसीटते हुए सीधा पर्पल पवेलियन की तरफ चला जाता है और यहाँ पर आते साथ ही वांग लिन सबसे पहले अपनी पावर से पर्पल फॉरबिडन पवेलियन का नाम बदलकर पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन रख देता है और कहता है कि आज से इसका नाम यही होगा। यहाँ पर वो लड़की खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है, लेकिन वांग लिन सोल लैशर से उस पर अटैक करते हुए उसकी सोल को बाहर निकाल देता है कि तभी यहाँ पर एक आवाज आती है जो कि वांग लिन से कहता है कि रुक जाओ। उसके बाद हम यहाँ पर 3 लोगों को देखते हैं जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर थे, जिनमें से एक बाई वही, दूसरा ज़ाओ जिंगशा और तीसरा वही सेकंड ब्रदर। लेकिन तभी यहाँ पर एक और लड़की अपीयर होती है जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर थी और इन चारों में सबसे ज्यादा पावरफुल यही नजर आ रही थी और जिसका नाम ज़ाओ शिनमेंग है, लेकिन हम इसे 4th सिस्टर कहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओ जिंगशा वांग लिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और तुमने आते साथ ही अपनी फेलो डिसाइपल और अपनी सीनियर 5th सिस्टर पे अटैक कर दिया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। कि तभी यहाँ पर जो सेकंड ब्रदर होता है वो कहने लगता है कि आप सब लोग चिंता मत करो, इसकी अकल मैं ठिकाने लगाता हूँ। और फिर वो इमीडिएटली वांग लिन के पास आकर उस पे अटैक करने लगता है, जो देखकर वांग लिन कहता है कि अच्छा तो वो तुम ही हो ना जिसने की मेरे उस फर्स्ट टेस्ट में दखल अंदाजी करने की कोशिश की थी। यहाँ पर सेकंड ब्रदर कहने लगता है कि तुम जैसा एक बंदा जो कि कबाड़ प्लेनेट से उठकर आ गया है, आज मैं तुम्हें मरने से पहले दिखाता हूँ कि ट्रू पावर्स किसे कहते हैं। ये कहते साथ ही वो अपनी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए अपनी इमॉर्टल बॉडी को यहाँ पर समन कर लेता है और एक जोरदार पंच वांग लिन की तरफ थ्रो करता है, लेकिन वांग लिन उससे डॉज कर जाता है। जिसके बाद वांग लिन यहाँ पर अपनी हैंड साइन बनाते हुए अपनी डिमोनिक फिंगर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे भाई इसकी बॉडी में आग लगना शुरू हो जाता है और यहाँ पर ब्लैक कलर का फ्लेम बाहर निकलने लगता है और वो कहने लगता है कि आखिर इतनी पावरफुल एनर्जी इस लड़के के पास कैसे आई। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओ जिंगशा भी मैदान में कूद जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा डिसाइपल जो कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता, उसे यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं। जिसके बाद वो यहाँ पर एक व्हील से वांग लिन पर अटैक करता है, लेकिन वांग लिन इमीडिएटली ईस्ट ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। क्या मुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ हर दिन कोई ना कोई बस मुझे सैबोटाज करने में लगा हुआ है। तुम तो यहाँ के सीनियर ब्रदर हो ना, तो तुम्हारी नाक के नीचे ही तुम्हारे जूनियर एक न्यू डिसाइपल के साथ अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो तुम्हें इसकी खबर क्यों नहीं। मेरे सामने अनजान बनने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। क्या तुम्हें मुझसे इतना ज्यादा डर है कि कहीं तुम मेरे हाथों ट्रू डिसाइपल का टाइटल ना खो दो। जो सुनकर ज़ाओ जिंगशा को आ जाता है गुस्सा और वो वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर उसके व्हील को अपना जो बीस्ट है वो यहाँ पर उसे दांतों से ही कुचल देता है। जिसके बाद वांग लिन यहाँ पर उसके एक चेन को भी आजाद कर देता है, जिसके बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और ज़ाओ जिंगशा पर अटैक करने लगता है, जिसे कि ज़ाओ जिंगशा ने एक बैरियर से रोके रखा था। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेकंड ब्रदर था वो भी मौत की कगार तक पहुंच चुका था और अपनी नजरों के सामने एक सेलेस्टियल बीस्ट को देखकर ज़ाओ जिंगशा की हालत खराब हो जाती है कि तभी यहाँ पर एक तेज रोशनी छा जाती है और सेकंड्स में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। वांग लिन का वो बीस्ट वापस से उसके ब्रेसलेट में चला जाता है। साथ ही जिन जिन को वांग लिन ने इंजर्ड किया था यहाँ पर वो सभी भी अब ठीक होने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सीनियर ऑल सीर आ जाते हैं, जिसे देखते साथ ही सभी लोग यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर सब कुछ ठीक करते हुए वांग लिन से कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें बस 100 साल के लिए अपना डिसाइपल बनाऊंगा, पर अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। तो वांग लिन, क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाओगे? क्या तुम मुझसे दाव सीखना चाहोगे? क्या तुम आगे चलकर मेरे
ट्रू डिसाइपल बनना चाहोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली ऑल सीर को मास्टर कह के रिस्पेक्ट देता है, जिसके बाद सारे डिसाइपल्स यहाँ से चले जाते हैं सिवाय वांग लिन के। और यहाँ पर ऑल सीर पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन का नाम पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो वांग लिन से कहते हैं कि तुमने अभी जो डिमोनिक टेक्निक का यूज किया है, मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हें ये टेक्निक किसी ने सिखाई है। जिस पर वांग लिन समझ आता है कि यहाँ पर वो सीतोनन की बात कर रहे हैं और वांग लिन भी कहने लगता है कि हाँ मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं जिन्होंने मुझे ये टेक्निक सिखाई है, पर अब उनके रास्ते अलग है और मेरे रास्ते अलग है। इसके बाद मास्टर बताने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रास्ते पे चल के कल्टिवेट करते हो, जब तक तुम उस पावर को सही के लिए यूज करते हो तो तुम्हारी हर चीज सही कहलाएगी। जिसके बाद ऑल सीड जाने से पहले कहने लगते हैं कि आज से 3 महीने बाद मेरा बर्थडे होगा और तब मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं अपने ट्रू डिसाइपल के तौर पर तुम्हें सभी के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। इसी के साथ वो यहाँ से चले जाते हैं और वांग लिन यहाँ पर कहने लगता है कि ये जगह मेरी सोच से भी ज्यादा अजीब है और ये जगह सुजाको प्लेयर से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। हालांकि सीनियर ऑल सीड ने मुझे अपना ट्रू डिसाइपल यहाँ पर चूज कर लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि पर्पल डिवीजन का ये रास्ता मेरे लिए आसान नहीं होने वाला। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।